नीरजा मोदी स्कूल की छत से गिरकर छात्रा की मौत ने पूरे जयपुर को, पूरे राजस्थान को हिलाकर रख दिया है। चौथी क्लास में पढ़ने वाली अमायरा के माता पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक बच्ची की दर्दनाक मौत और उस मौत की जांच को प्रभावित करने वाले कई और पहलू भी निकलकर सामने आ रहे हैं। बच्ची की मौत के तुरंत बाद ही स्कूल प्रशासन ने घटनास्थल से खून के धब्बे साफ करवा दिए। आखिर क्राइम सीन से सबूतों को प्रभावित करने का उनका इरादा कुछ और था क्या? वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बच्ची अपने माता पिता के झगड़े से परेशान थी, शायद इसलिए उसने खुदकुशी जैसा कदम उठाया। ऐसे तमाम सवाल जो सोचने पर मजबूर करते हैं। जयपुर से हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए आप। जयपुर का ये वही नीरजा मोदी स्कूल है जिसकी 5वीं मंजिल से चौथी क्लास में पढ़ने वाली अमायरा नीचे गिरी। ये वही स्कूल बिल्डिंग है जिसकी 5वीं मंजिल से छठी क्लास में पढ़ने वाली अमायरा नीचे गिरी और फिर गिरने से उसकी मौत हो गई। छात्रा की चीख की आवाज सुनकर स्टाफ वहां पहुंचा और फिर छात्रा को मेट्रो मास अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बच्ची को डॉक्टर नहीं बचा पाए। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और फिलहाल घटना स्थल को सीज कर वहां से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक छात्रा जहां पर गिरी थी वहां पर आनन फानन में स्कूल प्रशासन ने खून के धब्बे साफ करवा दिए। यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्यों स्कूल प्रशासन ने इतनी जल्दबाजी दिखाई, क्योंकि हादसे को लेकर इसमें पुलिस भी शामिल हो चुकी है। उसके लिए जांच के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण होता है कि घटना स्थल से कोई छेड़छाड़ न की गई हो, लेकिन स्कूल प्रशासन ने यहाँ पर तुरंत ही साफ सफाई करवा दी। हाइट जो है वो नापी जा रही है क्योंकि इनको अपनी रिपोर्ट के अंदर क्लियर बताना पड़ता है कि वो हादसे का मौके तस्दीक क्या रही होगी, घटनाक्रम क्या रहा होगा और एक एक फुट जो हाइट है वो यहाँ पर एफएसएल की टीम इंची टेप से जो है वो नाप रही है और किस तरह का वो हाइट रही होगी वो देखने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और वो जो नीचे आप देखेंगे वो जो पेड़ है और उधर से वो फर्श है, बस वहीं पर कहीं पर जो बच्ची है वो गिरी थी और उसकी यहाँ पर गिरने से मौत हो गई थी। लेकिन आप देखेंगे कि पूरा इसको पूरा नीट एंड क्लीन किया हुआ है। एक बार फिर से मैं स्पॉट पर जाता हूँ और फिर से समझने की कोशिश करता हूँ कि वो घटनाक्रम जो है वो कितना विभत्स रहा होगा। क्या ये आत्महत्या है, क्या ये हादसा है? देखिए ये घटनाक्रम है, यहाँ पर हुआ। बच्ची यहाँ से आई थी, यहाँ से वो बच्ची आई थी और यहाँ से आके फिर वो बच्ची जस्ट यहाँ पर जो एफएसएल के अधिकारी जो जांच कर रहे हैं वो यहाँ से वो बच्ची नीचे गिर गई। जिस जगह पर बच्ची गिरी बताया जा रहा है कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था और वो वीडियो फुटेज अब पुलिस और जांच टीम के पास है। हमने जब पुलिस से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। टीम देख रही है, हमारी फुटेज देख रही है। मैं वहीं जा रहा हूँ, एक बार टीम से पूछ लेते हैं। फुटेज से क्लियर हो जाएगा कि बच्ची सुसाइड की है या हादसा हुआ है। फुटेज आपके सामने आपको दे दिया है तो आप बता दीजिए सर क्या है। फुटेज देखने वाली टीम अलग है, वो देख रही है, मैं देख लेता हूँ। फुटेज देख के आपको भी शेयर करेंगे जो बात होगी। उनके जो है प्रिंसिपल या यहाँ जो अधिकृत व्यक्ति है उससे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो मिल नहीं रही है और पुलिस वाले वगैरह हम सब लोग साथ ही है। और जो बच्ची तो यहाँ से चली जा चुकी है और एफएसएल की टीम आ गई है, उसने वो स्पॉट देख लिया है और उस पर जो साक्ष्य मिले हैं ब्लड केस वो उन्होंने ले लिए हैं। और जो पुलिस है उसने यहाँ की जो सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग है वो ले लिए। आप मतलब कई घंटे से यहाँ पर हैं और प्रिंसिपल और स्टाफ मिलने को नहीं तैयार है। आप जिला शिक्षा अधिकारी हैं, अब कोशिश कर रहे हैं, नहीं मिल पा रहे वो। क्या लगता है कि मतलब जानबूझ करके नहीं मिला जा रहा है या क्या कुछ है जो है वो? अब उनसे बात हो घटना पाए पे तब पर्दा पता डालने लगे की कोशिश है। वो क्यों नहीं मिलना चाह रहे हैं। हम तो प्रयास कर रहे हैं। सवाल उठता है कि स्कूल प्रशासन ने घटना स्थल की सफाई तुरंत क्यों करवा दी? आखिर क्राइम सीन से छेड़छाड़ क्यों की गई? क्या स्कूल प्रशासन पुलिस से कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है? प्रिंसिपल मौके पर है नहीं, बच्ची गिर गई, उसके बाद में इनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए थी और क्या नैतिक दायित्व होना चाहिए था? पुलिस 3 घंटे से मौके पर है, कोई
जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ललित जी कह रहे हैं जरूरी काम से, इस जांच से ज्यादा जरूरी काम क्या आ गया? क्या व्यवस्थाएं बैठाने में लग गए हैं क्या स्कूल प्रशासन? मैं ये नहीं कह सकता, हमारा काम है साक्ष्य संकलित करना, जांच करना, वो हम प्रॉपर कर रहे हैं जी। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी भी आए हुए हैं, वो अपनी जांच कर रहे हैं, बिल्कुल। तो जो भी आवश्यक जांच है वो पूरी करेंगे। तो जिला शिक्षा अधिकारी के पास प्रिंसिपल के फोन नंबर नहीं है, ललित जी को उन्होंने फोन किया, वो उनका फोन नहीं उठा रहे हैं, आपसे बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि जरूरी काम से आ गए। इससे ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है? क्या आपने उनसे पूछने की कोशिश तो की होगी? उनको बोला है कि भाई आप हॉस्पिटल पहुंचिए जहाँ पर उनके परिजन हैं जी। और उनको आना चाहिए, वो ये कह भी रहे हैं कि आ जाएंगे सर। क्या ये स्कूल का जवाबदेही पूर्ण या जिम्मेदारी पूर्ण रवैया दिख रहा है इसमें किसी पूरे घटनाक्रम में आप आए जब से तब तक? इस बात को लेकर कि वो उपलब्ध नहीं हो रही, ये तो गैर जिम्मेदार है ही जी। बाकी और उन्होंने क्या लापरवाही बरती, इस बात जांच से पता लगेगा। ये वही स्कूल बिल्डिंग है जिसकी 5वीं मंजिल से 4थी क्लास में पढ़ने वाली अमायरा नीचे गिरी। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में छत से गिरकर 4थी की छात्रा की मौत के मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दुख प्रकट किया है। मदन दिलावर ने कहा है कि लगता है स्कूल में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध नहीं थे। विद्यालय संचालकों को बच्चों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। साथ ही उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर को इस मामले में जांच करने के निर्देश दिए हैं। नीरजा मोदी स्कूल जो जयपुर का है, उस स्कूल के भवन से एक बालिका गिरने से मौत हो गई, जो काफ़ी दुखद है। मेरी जानकारी में आते मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि संपूर्ण प्रकरण की जांच करें और जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि हम लापरवाही बरतने वाले या दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। कारण चाहे जो भी हो, सवाल उठता है कि छात्रा ने खुदकुशी के लिए स्कूल को ही क्यों चुना। एक 6ठी क्लास की बच्ची की मौत हो जाती है और उस पर स्कूल प्रशासन भी चुप्पी साध लेता है। ये बात सामान्य सी नहीं लगती। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि हादसे पर स्कूल प्रशासन चुप क्यों है, स्कूल प्रशासन के अधिकारी गायब क्यों हैं, हादसे के बाद कहां गए स्कूल के सभी बच्चे, क्या हादसे की जिम्मेदारी तय होगी, अभिभावकों के सवालों का जवाब कौन देगा। ये लिस्ट है, इसमें 6ठे नंबर पर अमायरा का नाम है, ए से उसका नाम है, इसलिए ए सीरीज के नाम जो है वो 6ठे नंबर पर है। बड़ी बात ये है कि यहाँ पर लिस्ट में उसका नाम है, लेकिन कल से अमायरा अब इस क्लास का हिस्सा नहीं रहेगी। अमायरा ने आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। कल से अमायरा इस क्लासरूम में नहीं आने वाली है। नीरजा मोदी स्कूल जो कि जयपुर की सबसे हाईटेक स्कूल है, सबसे लग्जरी स्कूल है, लेकिन वहाँ पर किस तरह से 9 साल की मासूम ने आत्महत्या किया है। बच्ची यहाँ से 4th फ्लोर पर गई है और वहाँ से कूदकर उसने आत्महत्या का स्टेप उठाया है और कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन पर सवाल खड़े करता है कि आखिर बच्चों की सिक्योरिटी का ध्यान वो किस तरह से रखते हैं। वहाँ पर कोई पियोन नहीं था, वहाँ पर कोई गार्ड नहीं था जो बच्चों को रोक सके, क्योंकि बच्ची का क्लास है वो ग्राउंड फ्लोर पर था, लेकिन 4th पर अगर वो गई तो उसको रोका किसी ने नहीं। बच्ची की मौत के बाद माता पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बच्ची की मां बेसुध हो रही है। पुलिस ने आत्महत्या के एंगल से भी मामले की जांच शुरू कर दी है। अमायरा की मौत क्यों हुई? क्या बच्ची को कोई मानसिक तनाव था या फिर उसका किसी से विवाद हुआ था? तमाम कारणों को ध्यान में रखते हुए पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज को बड़े सबूत के तौर पर माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। झुंझुनू में दिवाली के पहले दिन हिस्ट्री शीटर डेनिस बाबरिया की हत्या हो गई थी। पुलिस इस मामले में लगातार कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही पुलिस ने कहा है कि अपराधियों को शरण देने वालों को भी बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। डेनिस बाबरिया की हत्या के 2 मुख्य आरोपी मनदीप और दीपक अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस के करीब 7 से 8 टीमें लगातार इलाकों में दबिश दे रही हैं। जिले में अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। देखिए रिपोर्ट। झुंझुनू में दिवाली के पहले दिन रात को धनूरी थाने के हिस्ट्री शीटर डेनिस बाबरिया की हत्याकांड को 10 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं। पुलिस लगातार इस मामले में न केवल कार्रवाई कर रही है, बल्कि अब तक 10,000 के इनामी सहित 9 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब तक गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में वारदात की एक-एक कहानी निकलकर सामने आ रही है।
जमीन पर रेंग कर और सहारे के साथ चलते ये बदमाश झुंझुनू के हिस्ट्री शीटर डेनिस बावरिया की हत्या से जुड़े आरोपी हैं। डेनिस को मारने के लिए बिसाऊ थाने का हिस्ट्री शीटर मनदीप उर्फ मादिया और झुंझुनू सदर इलाके का हार्डकोर बदमाश दीपक मालसरिया मुख्य आरोपी है। हालांकि ये दोनों ही अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है, लेकिन अब पुलिस ने तय कर लिया है कि फरार बदमाशों को छुपाने, भगाने और फरारी कटवाने में मदद करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई होगी, जिसके लिए इनकी मदद करने वालों की सूची बनाई जा रही है। झुंझुनू के बिशनपुरा गांव से योगेंद्र उर्फ विक्की कुल्हरी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ककड़ेऊ के संदीप चौधरी को भी गिरफ्तार किया गया है। अब तक 14 आरोपियों को किया गया नामजद, 9 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। कपिल कुमार कसवा, पंकज कुमार, राहुल उर्फ राज, अजय उर्फ अज्जू, तारा चंद, जितेंद्र, आदित्य मीणा उर्फ बुलिया की गिरफ्तारी हुई है। झुंझुनू से मददगार योगेंद्र और संदीप की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने बताया कि मामले में मनदीप उर्फ मदिया और दीपक मालसरिया ने ऐसे लड़कों को चुना जो अपराध की दुनिया में अपना नाम चमकाना चाहते थे और मदिया की गैंग से जुड़ना चाहते थे। इनमें से 10,000 रुपए का इनामी बदमाश आदित्य मीणा शामिल था, जो अपराध की दुनिया में अपना नाम चमकाने के चक्कर में मदिया और दीपक मालसरिया के संपर्क में आया और वारदात में शामिल हो गया। वहीं इस काम में परशुरामपुरा के चौढ़ानी की ढाणी का रहने वाला जितेंद्र उर्फ सोनी मेघवाल के जरिए भी ऐसे 4 लड़कों अजय कुमार उर्फ अज्जू, तारा चंद, पंकज जाट, धर्मपाल को भी इस काम के लिए बुलाया गया और प्लान में शामिल किया गया। के पास इसका नाम है और अनुसंधान जारी है। अब तक कुल 7 मुलजिमों को इसमें गिरफ्तार किया जा चुका है। अभी तक करीब 12-13 मुलजिमों को चिन्हित कर नामजद किया जा चुका है। अन्य भी इसमें शामिल है, उनको चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे मुलजिमान जो फरार मुलजिमान है, उनके रुकने में, भागने में और उनको छिपाने में उनकी मदद कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी चिन्हित कर उनके विरुद्ध भी शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये स्कॉर्पियो से मृतक जा रहा था, उसके साथ 2-3 साथी और थे उसके, और वहाँ ठेले हैं चाट पकौड़े अंडे वगैरह के, वहाँ कुछ वो खाने के लिए और सामान लेने के लिए रुका था। इसी दौरान मुलजिमान ने 3 कैंपरों में आकर उसको घेर कर उसके मारपीट और अपहरण कर दिया। अब तक पुलिस इस मामले में जो कड़ी से कड़ी मिला पाई है, उसके अनुसार मनदीप उर्फ मदिया तथा दीपक मालसरिया दोनों ही डेनिस बावरिया के दुश्मन बन गए थे। पहले डेनिस बावरिया भी मनदीप उर्फ मदिया की गैंग में था, लेकिन बाद में वो मदिया गैंग से दूर हो गया। वहीं दीपक मालसरिया और डेनिस बावरिया की भी सीधी दुश्मनी हो गई। डेनिस को रास्ते से हटाने के लिए मनदीप उर्फ मदिया और दीपक मालसरिया ने हाथ मिलाया और ये सारा प्लान बनाया। जितेंद्र उर्फ जोनी ने लड़के उपलब्ध करवाए। उन्हें मंडावा रोड पर सीतसर स्थित रॉयल स्ट्रीट होटल पर मनदीप उर्फ मदिया और दीपक मालसरिया से मिलवाया गया। वहीं पर पूरी वारदात का प्लान बना। उसके बाद कपिल कसवा और राहुल उर्फ राज ने डेनिस बावरिया की पीरू सिंह सर्किल से लेकर चूरू बाईपास तक बाइक से रेकी करते हुए पीछा किया। पल पल की जानकारी मनदीप मदिया और दीपक मालसरिया को देते रहे। डेनिस बावरिया चूरू बाईपास पर अंडे लेने के लिए रुका तो उसी वक्त 3 कैंपर गाड़ियों से डेनिस का अपहरण किया गया। उसके बाद मनदीप मदिया, दीपक मालसरिया और प्रशांत उर्फ पोखर समेत अन्य ने जमकर मारपीट कर उसे मरा हुआ समझकर ही रसोड़ा गांव छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बाकी फरार आरोपियों पर इनाम घोषित किया हुआ है, जिनमें से 1 गिरफ्तार हो चुका है। 7 से 8 टीमें लगातार दबिश दे रही है। मदिया गैंग से जुड़ा हुआ था और वो मदिया की पहले से उसकी दोस्ती थी और उसको सहयोग के लिए वो मदिया को अपराधी उपलब्ध कराए जो वारदात में शामिल होकर वारदात को अंजाम दिया जिन्होंने। हाँ, घटना से पहले चूरू रोड पर एक होटल है, उसमें ये रुके थे। उस संबंध में जांच जारी है। करीब 7-8 टीमें पुलिस अधीक्षक झुंझुनू के द्वारा इसमें अपराधियों का पता करने के लिए गठित की गई है और इसी कारण संभवतः जो है 7 मुलजिमों तक गिरफ्तार किया जा चुके हैं। शेष मुलजिम भी जल्दी गिरफ्तार किए जाएंगे और विभिन्न टीमें अलग अलग क्षेत्रों में मुखबिर की सूचना और ऐसे व्यक्ति जो अपराधियों को छिपाने में और उनके बारे में जो जानकारी है उसको पुलिस से छिपा कर रख रहे हैं, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है और शीघ्र मुलजिमों को दस्तयाब कर दिया। पुलिस की टीमें लगातार एसपी ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में न केवल राजस्थान के विभिन्न जिलों में दबिश दे रही है, बल्कि हरियाणा, यूपी, दिल्ली शहरों में मुखबिरों को सक्रिय किया हुआ है। पुलिस ने तय कर लिया है कि अब इन बदमाशों को छुपाने में मदद करने वालों को भी सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। वहीं अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, वो झुंझुनू और सीकर जिले से की गई है।
जिससे ये भी साफ है कि मनदीप मदिया, दीपक मालसरिया, प्रशांत उर्फ पोखर के अलावा अन्य बदमाश शेखावटी में ही छुपते फिर रहे हैं, जबकि मदिया जैसे शातिर और हार्डकोर अपराधी राज्य से बाहर भी छिप सकते हैं। मदिया को लेकर अहमदाबाद से भी एक अफवाह आई थी, जिसे भी पुलिस ने साफ करते हुए अपनी तलाशी को जारी रखा है। देश भर में कोचिंग सिटी के नाम से मशहूर कोटा में अब नशे के सौदागर जो हैं उनकी खैर नहीं है। कोटा पुलिस ने ऑपरेशन गरुड़ व्यू की शुरुआत के साथ ही पुलिस ने नशे का अवैध कारोबार करने वालों की कमर तोड़ना अब शुरू कर दिया है। कोटा पुलिस हर रोज ताबड़तोड़ कार्रवाई कर नशे का अवैध कारोबार करने वालों को कैसे सलाखों के पीछे डाल रही है और क्यों ऑपरेशन गरुड़ व्यू कोटा पुलिस को लगातार दिला रहा है सफलता, कोटा से हमारे इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कोटा राजस्थान का वो शहर है जहां पर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए देश भर से स्टूडेंट्स अपना भविष्य संवारने की उम्मीद के साथ आते हैं। देश भर से कोटा आने वाले विद्यार्थियों पर प्रतियोगी परीक्षा का तनाव भी रहता है। ऐसे में कई बार नशे के सौदागर उनको अपना टारगेट बनाते हैं। कई बार तनाव में स्टूडेंट्स नशे के सौदागरों का टारगेट बन भी जाते हैं। लेकिन अब कोटा पुलिस ने कोटा से नशे के सौदागरों का सफाया करने का जो अभियान चलाया है, उस अभियान ने नशे के अवैध कारोबार करने वालों को खौफजदा कर दिया है। कोटा पुलिस की टीम ने लगातार नशे के कारोबारी को उनके अवैध ठिकानों से दबोचकर सलाखों में डाल रही है। अभियान की शुरुआत से ही डिजिटल तकनीक के साथ हेल्पलाइन नंबर, जो सूचना देने वाले का नाम गुमनाम रखता है, उस नंबर ने कोटा शहर के लोगों की जागरूकता को बखूबी जाहिर किया है। यही वजह है कि कोटा पुलिस के पास हर रोज हेल्पलाइन नंबर पर पिन पॉइंट सूचनाएं आ रही हैं और पुलिस तुरंत कार्रवाई कर नशे की खेप के साथ इस अवैध कारोबार से जुड़े तस्करों पर शिकंजा कस रही है। नशे के सौदागरों पर हो रही बड़ी कार्रवाई, अभियान की मॉनिटरिंग कर रही एसपी, अपराधियों को किया जा रहा चिन्हित, ग्रामीण इलाकों में लगातार की जा रही है कार्रवाई। कई बार तस्कर छात्रों को बनाते हैं निशाना, आम लोगों को किया जा रहा जागरूक, सोशल मीडिया के जरिए फैला रहे जागरूकता, हेल्पलाइन नंबर जारी करने का हो रहा असर। कोटा शहर की एसपी तेजस्विनी गौतम खुद ही अभियान की मॉनिटरिंग कर अपनी टीम के साथ मौके पर भी पहुंच रही हैं। सोशल मीडिया के साथ पुलिस की टीम आमजन को जागरूक कर इस अभियान से जोड़कर नशे के सौदागरों का सफाई करने में जुटी है। ऑपरेशन गरुड़ व्यू कोटा शहर पुलिस की एक ऐसी मंशा है, एक ऐसा प्रयास है जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के और हमारे स्पीकर साहब और हमारे डीजीपी साहब के निर्देशन में जो अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई की एक मुहिम हमने स्टार्ट की है। इसमें कोटा शहर पुलिस का यही प्रयास है कि हम कोटा को अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई से मुक्त करा सकें। बहुत अलग अलग प्रांतों से, देश के अलग अलग हिस्सों से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और अगर उनके साथ कोई ऐसी घटना हो जो अवैध मादक पदार्थों के इस्तेमाल में वो आ जाएं, तो वो ना तो उनकी जीवन के लिए बढ़िया है और ना ही हमारे देश के भविष्य के लिए। यही देखते हुए हमने इसमें अलग अलग प्रयास किए हैं। ऑपरेशन गरुड़ व्यू में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जिसका मोटिव ये है कि उस पर एक मास्किंग की गई है, जिससे कि जो सूचना करता है उसके नंबर गुप्त रखे जाते हैं। जो हमारे कंट्रोल रूम में इस नंबर को मॉनिटर कर रहे हैं, इस हेल्पलाइन को, गरुड़ व्यू हेल्पलाइन, वो उनको भी पता नहीं चलता कि किसने कॉल किया है। पिछले 25 दिनों में, हमें 25 दिन हो गए हैं इस हेल्पलाइन को शुरू किए हुए। पिछले 25 दिनों में हमारे पास 80 से ज़्यादा सूचनाएं इस हेल्पलाइन पर प्राप्त हुई हैं। अभियान को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआत से ही कोटा पुलिस ने इस अभियान को लेकर जो उद्देश्य है उसको पहले दिन से ही साफ कर दिया है और अब तक कई बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम देकर नशे के सौदागरों को गिरफ्तार कर उनके वाहनों को भी जब्त किया गया है। कोटा को नशा मुक्त बनाने और ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन गरुड़ व्यू चलाया गया है, जिसके तहत ड्रग माफिया के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की जा रही है बल्कि नशे के सौदागरों को सजा भी दिलाई जाएगी और ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि वो अवैध कारोबार से हमेशा के लिए तौबा कर लेंगे। अभी तक हमने 32 कार्रवाई अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ की हैं, जिनमें अलग अलग एमडी, गांजा, अफीम,
डोडा चूरा, जिसमें एक बड़ी कार्रवाई लगभग 4 क्विंटल की डोडा चूरा की कार्रवाई भी शामिल है। और इसी के साथ-साथ जो अवैध रूप से नाबालिग बच्चों को तंबाकू या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस बेचने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ भी जेजे एक्ट के तहत धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। साथ ही ऐसी जो थड़ियाँ जो अवैध रूप से संचालित हो रही हैं, जिनके पास ना तो कोई लाइसेंस है और वो दूध डेयरी के नाम पे या चाय के नाम पे, चाय की थड़ियों के नाम पे अवैध नशों का कारोबार कर रही हैं, उनके खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है। नगर निगम को हमने लिखा भी है और ऐसी कई अवैध थड़ियों को हमने हटाया भी है। साथ ही साथ हमारा ये प्रयास भी है कि हम जन जागरूकता के तहत तो हमने एक नशे के जो दुष्प्रभाव हैं उसके ऊपर कॉलेज छात्राओं ने एक मिलकर एक नुक्कड़ नाटक भी बनाया है, जिसको हम अलग-अलग जगहों पर मंचन कर रहे हैं, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमारे जो सामुदायिक पुलिसिंग परिवार के जो लोग हैं, हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग के जो विंग्स हैं, सुरक्षा सखियाँ हैं, ग्राम रक्षक हैं, पुलिस मित्र हैं, सीएलजी सदस्य हैं, इनके मार्फत भी हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस हेल्पलाइन नंबर को पहुँचा रहे हैं। ऑपरेशन गरुड़ व्यूह के तहत नशे पर आक्रामक प्रहार किया जा रहा है। कोटा पुलिस ने इसके लिए विशेष टीमों का गठन कर रखा है। ये टीम नशे के सौदागरों के खिलाफ अपने टास्क में जुट गई है। डिजिटल तकनीक के साथ मुखबिर तंत्र गोपनीय सूचनाएं देने के लिए प्लेटफॉर्म और हेल्पलाइन नंबर भी ऑपरेशन का हिस्सा है। कोटा शहर पुलिस के साथ कोटा ग्रामीण पुलिस ने भी मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू किया है, जो ग्रामीण इलाकों में लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रही है। लगभग हर दिन जो है, जब से अभियान शुरू किया गया है, लगभग हर दिन जो है कार्रवाइयां हो रही है। और बड़ी बात यह है कि पुलिस अपना प्रयास तो कर ही रही है, साथ में सामूहिक प्रयास जो है इसमें देखने को मिल रहा है। और जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर लगातार कॉल्स आ रहे हैं और पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। कोटा शहर पुलिस के साथ साथ ग्रामीण पुलिस ने भी ऑपरेशन क्लीन स्वीप के नाम से ये अभियान शुरू किया है ग्रामीण इलाकों में, और वहां पर भी कोटा पुलिस को बड़ी सफलता मिल रही है। उम्मीद की जानी चाहिए, जिस उद्देश्य के साथ कोटा पुलिस इस अभियान में शिद्दत के साथ जुटी हुई है, आने वाले दिनों में नशे से जुड़े हुए जो बचे हुए लोग हैं, कहीं इधर उधर जो छिपे हुए लोग हैं और जो बड़े मगरमच्छ हैं, वो भी सलाखों के पीछे होंगे। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। तो हथकड़ी में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी। नमस्कार।